साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ की टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और आज हमारा 24वां टेस्ट है। अब तक हमने 23 टेस्ट देख लिए हैं। पिछले टेस्ट में हमने जो है 105 तक के प्रश्नों को शामिल किया था। आज 106 से लेकर 1040 तक के प्रश्नों को शामिल करेंगे, ठीक है। और पिछले टेस्ट तक काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आ गए हैं। आज भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आज के प्रश्न में लगभग 10 सवाल रीजनिंग के रहेंगे, उन्हें भी देखेंगे जो कि आरओ में आते हैं, ठीक है। और काफ़ी एग्ज़ाम नज़दीक भी आ रहा है और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी चल रही है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ तो एक काम कर लीजिएगा, इस वीडियो की स्पीड को 1.2 कर लीजिएगा या 1.5 कर लीजिएगा। धीरे इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि समझ में चीज़ें आएँ और जो है आप प्रश्न को अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि प्रश्नों की प्रकृति जो है ऐसी है कि हम लोग जब तक प्रश्न को अच्छे से समझेंगे नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसी श्रृंखला में आज आगे बढ़ते हैं और 1 से 6 से लेकर 140 तक के प्रश्नों को देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कहता है, जौनसारी, पतरी, शहरिया तथा गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ठीक, क्या क्या? जौनसारी, पतरी, शहरिया तथा गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करती है। दूसरा कथन कहता है, थारू, टोडा, महाली तथा थाडो जनजातियां हिमाचल प्रदेश तथा हिमालय के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। कौन सा कथन असत्य पूछा गया है, ठीक है। तो जो थारू देखिए, अब जो है पहले कथन के अनुसार जौनसारी, पतरी, सहारिया तथा गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करती है, बिल्कुल सही है। ये जो है जनजातियां उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं, ठीक है। और इसमें जो है थारू जनजाति थारू जो है उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती तथा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में निवास करती है। तो हिमाचल प्रदेश तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब बचा थाडो जो है थाडो जनजाति, ये कहाँ निवास करती है? ये निवास करती है हमारे मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। थाडो जनजाति मणिपुर में। और उसके बाद टोडा जो जनजाति है, टोडा निवास करती है तमिलनाडु में। ध्यान से देखते जाइएगा प्रश्नों को। टोडा तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में निवास करती है टोडा। उसके बाद जो है महाली बसता है, तो महाली निवास करती है हमारी ओडिशा में। कहाँ? ओडिशा में। ओडिशा में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? ओडिशा में निवास करती है, ठीक है। तो तमिलनाडु, ओडिशा और मणिपुर हो गया हमारा सही। तो और थारू जो है हमारा क्या हो गया? उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन बी हमारा असत्य है, ठीक है, सत्य नहीं है। तो इस प्रकार हमारे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल दूसरा, ठीक है। मैंने सबका बता दिया। थारू निवास करती है उत्तर प्रदेश में, उसके अलावा टोडा निवास करती है तमिलनाडु में, महाली निवास करती है ओडिशा में, थाडो निवास करती है मणिपुर में, ठीक है। तो हिमाचल और हिमालय जो तराई प्रदेश लिखा है ये गलत लिखा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है आज का, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा और ग्रेटर नोएडा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि मथुरा जो है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है। देखिए मैं बता देता हूँ कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो है राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। दिल्ली एनसीआर में उत्तर प्रदेश के मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, ग्रेटर नोएडा, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर तथा गाजियाबाद जिले को शामिल किया गया है। कौन कौन है एक बार फिर से सुन लीजिए। मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, ग्रेटर नोएडा, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और तथा गाजियाबाद, ठीक है।
इन सारे जो है जिलों को शामिल किया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है मथुरा, उसको जो है एनसीआर में शामिल नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कजरी लोकगीत जो है के अखाड़े हैं? कजरी लोकगीत के अखाड़े कौन हैं? तो कौन कौन से हैं इसमें? तो ये जो सभी दिए गए हैं, पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा ये भी संबंधित है, जहांगीर अखाड़ा भी संबंधित है, वैरागी भी संबंधित है और अखड़ा अखाड़ा भी संबंधित है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, कजरी लोकगीत जो है की उत्पत्ति मिर्जापुर से मानी जाती है। मिर्जापुर में कजरी के 4 अखाड़े हैं, पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा, बैरागी अखाड़ा और अक्खड़ अखाड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न को देखते हैं, किसान कल्याण मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, किसान कल्याण मिशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये पूछता है कि कौन से कथन असत्य हैं, इसमें से कौन से कथन हमारे असत्य हैं। ठीक है, पहला हमारा दिया गया है कि किसानों के आर्थिक विकास हेतु इस मिशन को लखनऊ के सरोजनी नगर प्रखंड से ग्राम दादूपुर से शुरू किया गया है। ये तो सही है, मतलब असत्य नहीं है। ठीक है, दूसरा है इस मिशन के प्रारंभ होने की तिथि 6 जनवरी 2021 थी। ये भी सही है, मतलब दूसरा भी गलत नहीं है। तो पूछा है कौन सा सत्य है, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2, यानी दोनों सत्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के आर्थिक विकास हेतु 6 जनवरी 2021 को लखनऊ के सरोजनी नगर प्रखंड के ग्राम दादूपुर से किसान कल्याण मिशन को प्रारंभ किया। इस मिशन के अंतर्गत कृषि एवं कृषि गतिविधियों के जरिए किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? कौन सा युग्म हमारा असत्य है पूछा है, तो देखते हैं कौन सा युग्म हमारा असत्य है। पहला है हमारा, कहता है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है इसकी स्थापना 1964 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में की गई थी, ना कि लखीमपुर। तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ है? सहारनपुर में, सहारनपुर में। ठीक है, मतलब पहला ही जो है असत्य है, पहला असत्य है हमारा। तो रॉयल स्वीडिश सरकार की सहायता से भारत सरकार द्वारा स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी की स्थापना वर्ष 1964 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में की गई। ठीक है, 1978 में इसका विलय रुड़की विश्वविद्यालय में कर दिया गया। ठीक है, बाकी सही है। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारा वाराणसी में है, सही है। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा कानपुर में है, ये भी सही है। और लेदर इंस्टीट्यूट हमारा आगरा में है, ये भी सही है। ठीक है, तो बाकी के हमारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन पहला गलत है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी हमारा सहारनपुर में। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन कब किया गया? राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन कब किया गया? तो राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन 25 अप्रैल 2005 को 22 सदस्यीय राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया गया। तो यह है क्या कि प्रदेश में औद्योगिक विकास की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने तथा औद्योगिक परियोजनाओं से संबंधित निर्णय लेने में शीघ्रता लाने के लिए 25 अप्रैल 2005 को 22 सदस्यीय राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, तो एक सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र सहारनपुर में नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र हमारा कहाँ है? वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी। ठीक है, याद रखिएगा, वाराणसी में है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। ठीक है,
जबकि सहारनपुर में क्या है, अगर पूछे तो सहारनपुर में है सेंट्रल पल्प और पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट व स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, सहारनपुर में है। ठीक है, तो पेपर का जो वर्क है सेंट्रल पल्प और पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट और स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है। ठीक, और बाकी के सही हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है। केंद्रीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र झांसी में है। बीरबल शाहिनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी लखनऊ में है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर भी पूछा था और हर साल लगभग किसी न किसी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथक में स्नातक की डिग्री प्रदान करता है? कथक में अगर किसी को स्नातक की डिग्री लेना हो तो कौन सा विश्वविद्यालय है? तो वो है विश्वविद्यालय जो है सभी, बनारस भी, आगरा भी, भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ भी, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन है? कथक है। ठीक है, नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसका विशेष महत्व था। इस नृत्य का उन्नायक ठाकुर प्रसाद को माना जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय तथा भारत खंडे संगीत संस्थान द्वारा इस नृत्य में स्नातक की डिग्री प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम गो अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम गो अभ्यारण्य जो है 29 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मिर्जापुर के हालिया ब्लॉक में, कहाँ? मिर्जापुर के हालिया ब्लॉक, मिर्जापुर का हालिया ब्लॉक, हालिया ब्लॉक, ठीक है, हालिया ब्लॉक में राज्य का प्रथम गो अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। तो ये राज्य का प्रथम है। ठीक है, राज्य का प्रथम गो अभ्यारण्य है, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम गो अभ्यारण्य है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है मिर्जापुर के हालिया ब्लॉक में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बदला विवाह का प्रचलन पाया जाता है? बदला विवाह। ठीक है, तो एक ही जनजाति है जिसमें बदला विवाह का प्रचलन पाया जाता है, वो है थारू जनजाति। थारू जो है किरातवंशी जनजाति है। कौन सी? किरातवंशी। अगर प्रश्न आ जाता है कि किरातवंशी जनजाति कौन सी है तो वो है थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और उत्तराखंड में, जैसे मैंने बताया ना, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती तथा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में ये निवास करती है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, एक क्वेश्चन में। तो ये जो थारू जनजाति होती है ये किरातवंशी जनजाति है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करते हैं। थारू अपनी बहनों का आदान प्रदान करते हैं जिसे बदला विवाह कहा जाता है। दोनों पक्षों से विवाह तय हो जाने को पक्की पोढ़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पक्की पोढ़ी। क्या कहा जाता है? पक्की पोढ़ी कहा जाता है। ठीक है, यानी दोनों वर के पास और वधु के पास बहनें हैं, जैसे लड़की वालों के पास भी लड़की है, लड़का है, और लड़का वालों के पास भी लड़की है, तो दोनों आपस में बहनों के अदला बदली कर लेते हैं, उसी को जो है बदला विवाह कहा जाता है। ठीक है, तो ये थारू जनजाति में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना केंद्रीय कारागार है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना केंद्रीय कारागार है केंद्रीय कारागार आगरा। ठीक है, भारत में पहली बार केंद्रीय कारागार की स्थापना उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में सन 1844 में हुई। 1844 में सबसे पहला। ठीक है, आगरा केंद्रीय कारागार प्रदेश का सबसे पुराना केंद्रीय कारागार है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि बेतवा तथा यमुना नदी का संगम निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ होता है? तो बेतवा और यमुना नदी कहाँ मिलती हैं दोनों? तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश के भोपाल के दक्षिण पश्चिम से निकलकर भोपाल, ग्वालियर, ललितपुर, झांसी और जालौन से होते हुए हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। तो कहाँ मिलती है? हमीरपुर में। ठीक है,
हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है, याद रखिएगा। तो बेतवा का उद्गम कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं? तो कोट दिया हुआ है, कोट का प्रयोग करके बताना है कौन सा सुमेलित है। पहला है हमारा पशु जैविक औषधिक संस्थान बरेली। तो पशु जैविक औषधि संस्थान बरेली में नहीं है, बल्कि कहाँ है? लखनऊ में, याद रखिएगा, यह लखनऊ में है, ठीक है। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान है हमारा प्रयागराज में, दूसरा सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। तो अभी मैंने पीछे ही बताया पिछले प्रश्न में, तो वो वाराणसी में है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, तो ये कानपुर में ना होके कहाँ है? अमेठी में है। कहाँ है? अमेठी में। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, ये अमेठी में। तो चौथा हमारा गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा सही है और पहला और चौथा गलत है। पशु जैविक अनुसंधान और औषधिक संस्थान लखनऊ में है और राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट अमेठी में है, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मथुरा के तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब हुई थी? तो मथुरा के तेल शोधक कारखाने की स्थापना की गई 1982 में, ऑप्शन सी सही है, 1982 में। देखिए, जो तेल शोधक कारखाना मथुरा की स्थापना हुई वो 1982 में की गई। इसका शिलान्यास 1972 में इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। इस कारखाने को कच्चे तेल की सप्लाई शलाया मथुरा पाइपलाइन से की जाती है। किससे? शलाया मथुरा पाइपलाइन से, ठीक। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन असत्य हैं, ठीक है। यूपी स्पेशल के प्रश्न चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो कौन सा कथन असत्य है पूछ रहा है। तो पहला है हमारा कि उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन 1916 में हुआ था। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन 1916 में शुरू हुआ था, ये तो सही है। अगला है, उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन विधि संशोधन अधिनियम 1994 के तहत प्रदेश में 2 प्रकार के नगर निकाय गठित किए गए हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि 3 जो यहाँ 2 प्रकार है, यहाँ 3 प्रकार के जो है नगर निकाय गठित किए गए हैं। अब ये तीनों प्रकार कौन कौन से हैं? तो 3 हैं, देखो, पहला है नगर निगम। कौन सा है? नगर निगम। दूसरा है हमारा कौन सा? नगर पालिका परिषद। कौन सा है? नगर पालिका परिषद, ठीक। और तीसरा है हमारा जो है नगर पंचायत। क्या है? नगर पंचायत, ठीक। तो जो है उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन 1916 में प्रारंभ हुआ, ठीक है। नगरीय स्वायत्त शासन को संवैधानिक दर्जा 1993 में प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन विधि या संशोधन अधिनियम 1994 के तहत प्रदेश में 3 प्रकार के नगर निकाय, नगर निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कथन असत्य है पूछा था। कौन सा कथन असत्य है पूछा था? तो ऑप्शन दूसरा असत्य था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची को मिलाइए। एक तरफ जिला दिया गया है, एक तरफ मुख्यालय दिया गया है, ठीक है। जिला और मुख्यालय मिलाना है। जालौन जिला जो है उसका मुख्यालय उरई है। क्या है? उरई है, याद रखिएगा। कुशीनगर का मुख्यालय जो है पडरौना है, ठीक। उसके बाद कानपुर देहात का है अकबरपुर माती और अंबेडकर नगर का है अकबरपुर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न हमारा कहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ वरासत योजना का संबंध किससे है? वरासत योजना, ठीक है, वरासत योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है गांवों में उपजे भूमि विवाद के निस्तारण से। किससे है? गांव में उपजे भूमि विवाद के निस्तारण से। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गांवों में उत्तराधिकार को लेकर उपजे भूमि विवाद को समाप्त करने के लिए वरासत योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत तहसील एवं जिला स्तर पर भूमि के विवादों का समाधान किया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू में पूछ सकता है कि वरासत योजना है क्या। अगर आप एसडीएम बनते हैं तो इस योजना का क्रियान्वयन कैसे करेंगे, ठीक है, ऐसा समथिंग कुछ पूछ सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? एक युग्म सुमेलित है, बाकी सही सब सुमेलित नहीं है। पहला है मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये लखनऊ में नहीं है, प्रयागराज में है, ये यहीं है जहां मैं रहता हूँ। ठीक है, चलो सॉरी, मैंने अपना डिटेल बता दिया कि मैं कहाँ रहता हूँ, लेकिन ठीक है, मैं मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पास रहता हूँ, ये प्रयागराज में है। उसके बाद इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट, ये जो है कानपुर में ना होके कहाँ है, ये हापुड़ में है। ठीक है, कहाँ है? हापुड़ में है। उसके बाद नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये रायबरेली में ना होके ये है हमारा आगरा में। कहाँ है? आगरा में। ठीक है, और इंडियन पल्सर रिसर्च इंस्टीट्यूट कल्याणपुर में है, ये सही है, ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में, जिसे MNNIT कहा जाता है। उसके बाद इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट हापुड़ में, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में, और इंडियन पल्सर रिसर्च इंस्टीट्यूट कल्याणपुर यानी कानपुर में है। ठीक है, कल्याणपुर को कानपुर भी कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन काल में उत्तर प्रदेश में हुए क्रांतिकारी घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन में उत्तर प्रदेश में कौन सी क्रांतिकारी घटनाएं हुई, इस पर प्रश्न पूछा गया है। पहला है कि वर्ष 1925 में, अच्छा पूछा है कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? पहला है, वर्ष 1925 में कानपुर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई, बिल्कुल गलत है। ठीक है, पहला ही असत्य है, असत्य है पहला ही। क्यों? क्योंकि वर्ष 1925 में नहीं बल्कि 1924 में। कब? 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ। उसके बाद अगला है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा 9 अगस्त 1925 को ककोरी के ट्रेन में खजाने को लूटा। तो दूसरा भी हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो है इसको जो है किसने लूटा है? इसको लूटा HRA के सदस्यों ने। ठीक है, तो हुआ ये था कि वर्ष 1928 में इसका सम्मेलन दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुआ, जहां इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। 9 अगस्त 1925 को HRA के सदस्यों ने ककोरी कांड को अंजाम दिया। किसने? जो है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य ने इसका जो है अंजाम दिया। ठीक, ककोरी एक्शन ट्रेन उसका नाम कर दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, दोनों गलत है। पूछा है कौन सा असत्य है, तो दोनों असत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड का विभाजन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विभाजन किस वर्ष हुआ? जानते ही हैं। तो इसका विभाजन जो है हुआ था उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का, बताइए, 9 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। 13 पर्वतीय जनपदों को अलग करके, कितने? 13 पर्वतीय जनपदों को अलग करके उत्तराखंड का गठन किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब कुछ प्रश्न हमारे रीजनिंग के आएंगे, उनको देखेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न कहता है,
ए बी से 5 वर्ष छोटा है, जो ए है वो बी से 5 वर्ष छोटा है, ठीक। बी जो है वो सी से 3 गुना बड़ा है, और यदि सी 4 वर्ष पूर्व 10 वर्ष का था तो ए की आयु 6 वर्ष बाद होगी, ठीक है। कुछ ऐसा सवाल पूछा है, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं। माना कि सी की जो वर्तमान आयु है वो x है, कितनी है, x है। तो b की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 3 गुना है ना, c से 3 गुना, तो b बराबर 3x हो जाएगा। अब अगला कह रहा है जो a है वो b से 5 वर्ष छोटा है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5 हो जाएगा, है ना। तो अब प्रश्नानुसार कहता है कि 4 वर्ष पूर्व सी की आयु, तो 4 वर्ष पूर्व सी की आयु कितनी थी, 4 वर्ष, ठीक है। वह यहाँ वर्ष लिख देता हूँ कंफ्यूजन के लिए। 4 वर्ष पूर्व कितनी थी, तो 4 वर्ष सी की आयु थी 10 वर्ष, ठीक है, लिखा है ना। 4 वर्ष पूर्व 10 वर्ष का था, तो 10 वर्ष हो गया, ठीक है, सी। अब x बराबर x माइनस 4 बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 4 बराबर 10, तो इसका क्या हो जाएगा सॉल्व, x बराबर 14 वर्ष, क्योंकि वो उधर चला गया ना, तो 14 वर्ष हो गया। अब कह रहा है ए की वर्तमान आयु, पूछ रहा है ए की 6 वर्ष बाद होगी, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो ए की वर्तमान आयु जो है अगर होगी तो ए की वर्तमान आयु हो जाएगी 3 × 14 - 5 बराबर कितना हो गया, 14 × 42 - 5 बराबर 37 वर्ष हो गई, ठीक है, वर्तमान आयु। तो 6 वर्ष बाद कितनी हो गई होगी, तो ए बराबर 37 प्लस 6 बराबर 43। क्या 43 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि 100 छात्रों में से 40 छात्र अंग्रेजी अनुत्तीर्ण हैं, ठीक है। अब 100 में जो है 40 जो है अंग्रेजी हैं, ठीक है, याद रखिएगा 40 अंग्रेजी, ठीक है। 20 हिंदी हैं, उत्तीर्ण नहीं है, अनुत्तीर्ण है, मतलब फेल है, ठीक है। 20 हिंदी में फेल है। 12 छात्र अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों में हैं, तो 12 जो है छात्र हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में फेल है, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है, यही जानना है, ठीक है। तो अब अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 40 प्लस 20 माइनस 12 कितना हो गया, ये 40 प्लस 20 60 माइनस 12 कितना हो गया, 48। अब पूछा है 100 छात्र, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो 100 बराबर कितना 48, सॉरी 100 बराबर 48 नहीं, ये नहीं, 100 माइनस 48, ठीक है, क्योंकि 48 तो अनुत्तीर्ण है, तो 100 माइनस 48 बराबर कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। क्या 52 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, 52 छात्र जो है हमारे उत्तीर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है, तो उसका आयतन क्या है। किसी घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है, तो उसका आयतन क्या है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a² होता है, जानते ही हैं, ठीक है। और जहाँ भुजा बराबर a, ठीक है, जानते ही हैं, भुजा बराबर a होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6a² बराबर 216 वर्ग मीटर दिया है ना, यहाँ देखिए 216 वर्ग मीटर, तो 216 बराबर a² बराबर 216/6, तो कितना हो जाएगा, a² बराबर, ये a है, अच्छा, a² बराबर 36, ठीक, 36 छंगा 216, ठीक है। अब a बराबर कितना हो जाएगा,
6 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर है तो 6 36, तो 6 हो जाएगा। अब पूछा है घन का आयतन, तो 1 क्यूब हो जाएगा घन का आयतन क्यूब में, तो a क्यूब बराबर 6 गुणे 6 गुणे 6, 36 छंगा 216, कितना हो जाएगा 216। तो आयतन भी इसका कितना हो जाएगा हमारा 216 घन मीटर। ऑप्शन सी सही है। कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है, 216 घन मीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछ रहा है यदि सिस्टर को कूट 2 1 2 3 4 5 SISTER, ठीक है, 2 1 2 3 4 5 सिस्टर को, और ARC को 6 5 8 लिखते हैं, तो अरेस्ट का कोड क्या हो जाएगा, तो ARREST। तो अरेस्ट में A का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, R का क्या हो जाएगा 5 5, E का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और S का हो जाएगा 2, और T का हो जाएगा 3। तो क्या है 655 423 है कोई, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, 655 423, बहुत आसान प्रश्न था। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए रीजनिंग के सवाल बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आते हैं आर में, जानते ही हैं। ठीक है, ना ही PCS के CSAT में, बहुत आसानी से हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है लुप्त अक्षर क्रम से है, तो क्रम में लुप्त अक्षर हमें ज्ञात करना है। तो देखिए लिखा है LK-N-M-N-K-M-। तो LK के बाद क्या आ जाएगा, यम आ जाएगा। क्या हो जाएगा, यम, यन, LK-M-N, LK, फिर के आएगा, M-N, फिर यल आएगा, K-M-N। तो क्या बनता है हमारा LK-M-N, LK-M-N, LK-M-N। कौन कौन से अक्षर लुप्त थे, यम लुप्त था हमारा, फिर उसके बाद जो है के लुप्त था, उसके बाद एल लुप्त था, और फिर अंत में एन लुप्त था। तो MKLN है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में लुप्त अक्षर क्रम से हैं। अब सेम वैसा ऊपर वाला भी है। तो अक्षर श्रेणी देखिए कुछ दी हुई है ऐसे, A-B डबल डैश, फिर A, फिर डैश, फिर डैश, फिर B, फिर डबल डैश, ठीक है, डबल डैश, फिर C और B। ठीक है, तो इसमें क्रम क्या हो जाएगा, तो क्रम हो जाएगा A-B, फिर C, A-B, यहाँ आ जाएगा C, फिर आ जाएगा B, क्या आ जाएगा B, फिर आ जाएगा A के बाद क्या आएगा, A के बाद आएगा B, फिर C, फिर B। देखिए ABCB, 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 ऐसा है ABCB, ABCB, AB। ठीक है, तो CB, तो हमारा कौन कौन सा CB, BC, AB। ठीक है, ये लुप्त है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, CB, BC और AB। ठीक है, ऑप्शन सी इस तरह बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न कुछ यह है कि सुचित्रा जो है पुष्पा से लंबी है। तो अब सुचित्रा जो है, मान लीजिए सुचित्रा को यस से और वो पुष्पा से लंबी है, तो पुष्पा को पी से। ठीक है, उसके बाद प्रश्न कहता है लेकिन मालती से छोटी है।
तो मालती से छोटी कौन हो गई? सुचित्रा हो गई। ठीक है, तो मालती को पहले रखेंगे सुचित्रा के, मालती से छोटी है, एक तो ये बन जाएगा। फिर उसके बाद आगे कहता है विजी पुष्पा जितनी लंबी नहीं है। तो विजी पुष्पा जितनी लंबी नहीं है यदि सभी एक पंक्ति में अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़ी। अच्छा, लेकिन मालती से छोटी गीता और विजी छोटी है। ठीक है, पहले कहता है सुचित्रा जो है वो पुष्पा से लंबी है। ठीक है, सुचित्रा वो पुष्पा से लंबी हो गई। फिर कहता है लेकिन मालती से छोटी और गीता विजी से छोटी है। तो अब विजी विजी को वी से लिखेंगे जो कि गीता से बड़ी है, तो गीता को जी से, गीता क्या है? विजी से छोटी है। फिर उसके बाद अगला कहता है विजी पुष्पा जितनी लंबी नहीं है। तो पुष्पा जो है विजी से बड़ी हो गई इसका मतलब। ठीक है, तो हमारा क्या ऑप्शन बन जा रहा है? तो सबसे बड़ी कौन हो गई इसमें? मालती हो गई, फिर सुचित्रा हो गई, फिर पुष्पा हो गई, फिर विजी हो गई, फिर गीता हो गई। तो अब प्रश्न पूछता है अगर खड़ी हो तो मध्य में कौन होगा? ठीक है, तो ऑप्शन कुछ इस तरह बनेगा जैसे मैंने बताया। तो सबसे पहले मालती आएगी, फिर उसके बाद सुचित्रा आएगी। ठीक है, यस से हमने इंडिकेट किया था। फिर पुष्पा आएगी, पुष्पा के बाद विजी आएगी, विजी के बाद हमारी आएगी गीता। अब पूछ रहा है बीच में कौन है? तो बीच में कौन है? पुष्पा, वही झुकेगा नहीं वाला, वो लड़की, सॉरी, वो झुकेगा तो नहीं, लड़का होता। तो पुष्पा जो है यहाँ बीच में होगी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है 5, 8, 13, x 34, 55, 89 संख्याओं के अनुक्रम में x का मान है। बहुत आसान है, 5 + 8 = 13, फिर 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34, 34 + 21 = 55। ठीक है, और 34 + 55 = 89। कितना हो गया? 89। ठीक, तो आता है x बराबर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है, x बराबर क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अरुण कहता है कि यह लड़की मेरी माता के पौत्र की पत्नी है। अरुण का उस लड़की से क्या संबंध है? ठीक है, तो वह लड़की अगर अरुण के माता की पौत्र की पत्नी है तो वह लड़की उसके पुत्र की पत्नी या उसकी बहू हुई, तो अरुण उस लड़की का ससुर हो गया। क्या हो जाएगा? ससुर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए नीचे दी गई आकृति में x का मान जो है क्या हो? ठीक है, आकृति दी हुई है उसमें x का मान हमें जानना है। दिया कुछ इस तरह है 82, 94, 44, 16, 36, 16, 4, 6, 4, 10, x 8। ठीक है, तो यहाँ x का मान पता है कितना आएगा? x का मान 13 आएगा। ठीक है, कैसे? तो 8 × 2 = 16, तो 16 को √4 करेंगे, सो √16 = 4 होता है। ठीक है, 4 × 16, तो 8 + 2 = 10 हो जाएगा। 4 × 4 = कितना हो जाएगा? 16, तो √16 बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसी बार 4 + 4 क्या करेंगे? कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब उसी प्रकार 9 × कितना करेंगे? 4 बराबर कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? 36। अब √36 करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 6 × 36। ठीक है, तो 9 + 4 करेंगे कितना आएगा? 13 आएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन हमारा डी सही है। कौन सा? डी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ पॉलिटी के दिए हुए हैं, उन्हें भी देखते चलते हैं।
प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा संविधान में दी गई है उनकी व्याख्या किसमें की गई है? तो उनकी व्याख्या की गई है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में दी गई है। ठीक है, तो संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय तथा विचार, मत, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का अधिकार दिलाना है। ठीक है, व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है आज का, सूचना का अधिकार है। तो सूचना का अधिकार क्या है? हमारा मूल अधिकार भी है और विधिक अधिकार भी है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। सूचना का अधिकार थोड़ा जान लीजिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह सार्वजनिक संस्थानों से आवश्यक सूचना मांग सके और न मिलने पर अपील कर सके। उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 19 का भाषण एवं अभिव्यक्ति के आधार अधिकार के अंदर मूल अधिकार माना गया है। किसे? सूचना के अधिकार को। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1। ठीक है, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 का इसके अंतर्गत जो है इसको एक मूल अधिकार और विधिक अधिकार माना गया है। ठीक, इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ विवाद में न्यायमूर्ति वेंकट चलैया ने स्वीकार किया था कि सूचना व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना प्राप्ति का अधिकार शामिल है। हालांकि भारतीय संविधान में सूचना के अधिकार का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, अतः सूचना का अधिकार मूल अधिकार एवं विधिक अधिकार दोनों है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुआ? ये पिछले टेस्ट में भी मैंने बताया था कि भारत का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो अपने कार्यकाल में कभी भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? तो वो एक ही प्रधानमंत्री है जिनका नाम है चौधरी चरण सिंह। क्या नाम है? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। कब से? 28 जुलाई 1979 से लेके कब तक? 1979 से कब तक? 14 जनवरी 1980 तक। ठीक है, जुलाई से ये लेके जनवरी तक जो है ये प्रधानमंत्री रहे। उनके पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई। ठीक है, लोकसभा की निर्धारित बैठक से एक दिन पूर्व ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापसी के कारण चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अन्य तीनों प्रधानमंत्री जो दिए गए हैं अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह और चंद्रशेखर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। चौधरी चरण सिंह जो है कभी जो है संसद में उपस्थित नहीं हुए। अगला प्रश्न है हमारा, मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, तो पहला कथन है वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। नहीं, पहला ही गलत है। क्यों? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार, 164 के अनुसार जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री की औपचारिक नियुक्ति करता है, ना कि उसके चयन करता है। ठीक है, तो विकल्प सही है, विकल्प हो जाएगा जो कि
सही नहीं है। बाकी सही है, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, सही है। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, यह भी सही है। उसका पद बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, यह भी सही है। ठीक है, बाकी ये गलत है हमारा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो कैसे बढ़ाई जा सकती है? संसद द्वारा। कैसे? संसद द्वारा। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 1 संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। आर्टिकल 172 क्लॉज 1 के तहत जो है आपात उद्घोषणा प्रवर्तन की अवस्था में संसद विधि द्वारा किसी राज्य विधानसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, किंतु आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में न रह जाने पर किसी भी दशा में उसका विस्तार 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही है, आर्टिकल 172 क्लॉज 1 के तहत। ठीक, तो ये हो गए आज हमारे जो है 140 तक के प्रश्न। 35 प्रश्न थे आज के वीडियो में। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे या किसी भी सोशल मीडिया पे मैसेज कर सकते हैं। सबका लिंक जो है मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।